हाँ जी। आज का हमारा लेक्चर डे 43 का शुरू करते हुए जो हमारा लेक्चर है वो इस चीज के बारे है ना। हाँ, हमने कवर करना है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 जो डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव से। देखो, यूनियन लेवल पे अब तीन तीन तरीके के तीन गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, यूनियन लेजिस्लेचर जिसे हम पार्लियामेंट भी कहते हैं, और आपका यूनियन की जुडिशरी जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। यूनियन लेवल जो हमारे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल है, ये यहाँ पे आपके ये तीन लेवल पड़ गए। ठीक है, मतलब ये तीन चीजें पड़ गई। यूनियन एग्जीक्यूटिव जिसके अंदर आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं उस सारी चीज के बारे में बता दूं। ठीक है, इस यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और फिर आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इन सब के आपस में रिश्ते, और लास्ट में आपका अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे जो आपके ऑफिसेज हैं, ये सारे के सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में कवर कवर होते हैं। इनके क्या फंक्शंस हैं, क्या ड्यूटीज हैं, ठीक है, कैसे ये इलेक्ट होते हैं, कैसे रिमूव किए जा सकते हैं, हर चीज आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में कवर होते हैं ये सारे ऑफिसर्स की। ठीक है, एक, दो, तीन और ये आपके चार, ये सारी की सारी हेडिंग्स हमने कवर करनी है। इनके आपस में रिलेशंस क्या है, ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हर चीज ये सारे के सारे लेक्चर्स में आपकी कवर होगी। ठीक है, तो ये है पूरा पार्ट 5। देखो, लास्ट लेक्चर जो इससे पहले हमने पढ़ा था फंडामेंटल ड्यूटीज का, हमने पढ़ा था वो था पार्ट 4A। अब इसके बाद जो 5 है वो आपकी अब धीरे धीरे अब गवर्नमेंट फॉर्म करनी शुरू कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। अब पॉलिटी का मेन हिस्सा आना शुरू हो गया है जिसके अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से जहां से ये सारी की सारी चीज शुरू होती है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो, आर्टिकल 52 कहता है कि इंडिया के अंदर एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस होना चाहिए जिसे हम हेड ऑफ द स्टेट रेफर करेंगे। ठीक है, जो पर्सन हेड ऑफ द स्टेट होगा, इसका क्या मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट? कि यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजंस हैं, ठीक है, जितने भी डिसीजंस हो गए, जितने भी पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पास किए जाते हैं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर पास किया जाता है, हर चीज के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की स्टैंप और उसके साइन होंगे। ठीक है, उसे तभी ऑथेंटिक माना जाएगा, नहीं तो उसे ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस से ही शुरू होंगी, वहीं पे इम्प्लीमेंट होंगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे है। क्लियर है? अब जो आपका प्रेसिडेंट का ये सारा ऑफिस है, अब इस ऑफिस के रिगार्डिंग हम सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे, और ये बाद में डीजोर नॉमिनल हेड के नीचे उनसे तब लिंक अप करेंगे। अब सबसे पहले चलते हैं, अगर किसी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है तो इलेक्शंस का क्या सिस्टम है, कैसे चुना जाए हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहली चीज यही कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना कैसे जाए। अब इस चीज में बात करते हैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन की, कि कौन पर्सन एक्चुअली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। देखो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 58 है। मैं बाद में आपको जितना भी पार्ट, एक बार हम सारा जब ये पढ़ लेंगे ना, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
फिर मैं लास्ट में आपको सारे आर्टिकल्स एक बार गो थ्रू करवा दूंगा, ठीक है, जिससे आपको एक आर्टिकल्स की का भी जिस्ट लग जाएगा, और दूसरा बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, और एक तरह से हमारी ओवरऑल रिवीजन भी हो जाएगी पूरी पार्ट की लास्ट वाले लेक्चर में। जो आर्टिकल 58 है ये क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बताता है कि प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली चीज, जो भी प्रेसिडेंट बनना चाहता है उसे इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट है उसकी एज कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज याद रखना, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे हर इलेक्शन की एज अलग अलग है। ठीक है, किसी भी मतलब जैसे अगर आप लोकसभा या जो आपके हर स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर आप इनके इलेक्शंस में खड़े होते हो, आप 21 साल की उम्र में खड़े हो सकते हो, सॉरी 21 साल नहीं, 25 साल की उम्र में, 25 ईयर्स की उम्र में आप इनके इलेक्शंस में खड़े हो सकते हो। 21 साल था जो आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है और म्यूनिसिपैलिटी की इलेक्शन है, वहां पे आप 21 साल की उम्र में इलेक्शन हैं। ठीक है, और कई स्टेट्स के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनके लिए आपको 30 साल की उम्र चाहिए। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आपको जो एज चाहिए होती है वो 35 साल होती है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट बारे भी आगे जाके हम पढ़ेंगे, पर अभी फिलहाल प्रेसिडेंट के लिए, और मैं साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट और जो चीजें हैं वो मैं आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई हो गई। ठीक है, अब इसके अलावा एक थर्ड जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो एग्जाम में हमेशा गेम चेंजर हो सकता है। थर्ड क्वालिफिकेशन ये लिखी हुई है कि जिसे भी प्रेसिडेंट बनना है उसे ऐसी कोई भी और क्वालिफिकेशन भी पूरी करनी पड़ेगी जो लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए भी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? देखो ये ना हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिया कि हमें अगर लेट्स सपोज कोई भी एक्स्ट्रा कंडीशन जोड़नी है, हमें प्रेसिडेंट के लिए कोई अलग से अमेंडमेंट या चेंजेस ना करने पड़े। हमने ये पॉइंट इसलिए लिख दिया है कि देखो अगर हम कोई भी कंडीशन लोकसभा के इलेक्शन के लिए लगाते हैं वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर लग जाएगी। बस सिर्फ ये एज का हमने डिफरेंस अलग से दिखाना था। ठीक है, और सिटीजन ऑफ इंडिया ये तो हम हर चीज पर लिख ही देते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। पर इसके बाद अगर हमने कोई भी अलग से कंडीशन लगानी थी तो हमने इस कारण पॉइंट सी बना दिया कि जो भी कंडीशन हम लोकसभा के इलेक्शन पे लगाएंगे वो अपने आप यहाँ पे आपकी लग जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लगा लो कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए एक पर्सन को कम से कम 10th पास होना चाहिए। ठीक है, उसे 10वीं पढ़े होना चाहिए। तो वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम आपको 10th पास होना चाहिए ऑटोमेटिक। तो ये कंडीशन लड़ने की वही यहाँ पे इसकी होगी। इस पॉइंट को याद रखना। क्यों याद रखना, मैं अगले लेक्चर में फिर से आपको कंपेयर करवा दूंगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात की गई है, जब बात आती है वाइस प्रेसिडेंट की, देखो एक लाइन से सारा मतलब चेंज हो जाएगा। इस कारण कभी भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस आ गई, ये आपको आपस में कंफ्यूज करने के लिए भी स्टेटमेंट आ सकती है। वाइस प्रेसिडेंट में सिटीजन ऑफ इंडिया 35 साल। बस यहाँ पे ये लोकसभा की जगह ना कोई भी कंडीशन जो राज्यसभा के ऊपर लगेगी वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर लगती है। तो यहाँ पे ये वर्ड में बस यहाँ फर्क है। पेपर में हमेशा पूरी लाइन पढ़ना, बीच में सिर्फ थोड़ा सा पढ़ के ये मत सोचना कि हाँ सेम से ही तो लिखा है, और पता चले आखिरी में प्रेसिडेंट के इलेक्शन का क्वेश्चन आया हुआ था, पर यहाँ पे उन्होंने एग्जामिनर ने आपको ट्रिक करने के लिए राज्यसभा लिखा हुआ है। वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में है। ठीक है, इसका बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई भी डाउट? एक मिनट। हाँ, ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट?
अब इससे आगे बढ़ते हुए देखो, एक अगली जो कंडीशन है वो ये भी है कि देखो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन नहीं लड़ सकता? वो पर्सन इलेक्शन प्रेसिडेंट का नहीं लड़ सकता जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर कोई भी पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, वो पर्सन आपका प्रेसिडेंट की इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अपने आप में नॉट डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिफाइन नहीं किया हुआ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, तो यहां कहीं नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है। ठीक है, पर हमने एक अलग से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने डिफाइन किए हुए हैं कौन से ऑफिस को हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मानते हैं। ओवरऑल एक जनरल डेफिनेशन अगर बताऊं, कोई भी ऑफिस जो आपका पब्लिक के ऊपर किसी भी तरीके से, पब्लिक या गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस होल्ड करता है ना, उस ऑफिस को हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रेफर कर देते हैं। जैसे जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप कल आईएएस आईपीएस पोस्ट पे बैठ जाते हो, एसडीएम बन जाते हो, एसपी बन जाते हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये सारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि यहां बैठ के आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट की एवरीडे वर्किंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि लेट्स सपोज, आपके अपने केस में बताता हूँ कि अगर आप कहने को लेट्स सपोज चलो आईएएस ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर होते हुए आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं खड़ सकते। सबसे पहले आपको आईएएस से रिजाइन करना पड़ेगा, फिर आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। ठीक है, तब तक आप इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते जब तक आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियरली लिखी गई है। ठीक है, चाहे वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो, चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो, या कोई लोकल पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटी, एक्सेप्शन है। ठीक है, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अपने आप में प्रेसिडेंट भी तो है, सारी पावर इन्फ्लुएंस वो भी तो कर रहा है, वाइस प्रेसिडेंट भी है, हर स्टेट का गवर्नर भी है, और जो आपके मिनिस्टर होते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे और मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, ये सारे भी तो आपके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स ही हैं। इन सबको एक्सेप्शन दी हुई है, क्योंकि देखो लेट्स सपोज एक पर्सन हो सकता है जो प्रेसिडेंट है। हमारे इंडिया में देखो, जैसे ना अमेरिका का बताता हूँ, अमेरिका के अंदर कोई भी अगर प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ना चाहता है ना, वो प्रेसिडेंट का मतलब प्रेसिडेंट की इलेक्शन सिर्फ मतलब लड़ जितनी बारी मर्जी ले, वो सिर्फ 2 बारी प्रेसिडेंट बन सकता है। 2 बारी से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। जैसे लास्ट अगर मैं बात करूं, ओबामा रहे अभी तक जो 2 बारी आपके प्रेसिडेंट रहे, मतलब उससे भी पहले रहे हैं लास्ट, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को 2 साल 2 टर्म्स नहीं मिले, एक एक ही बस 4 साल का मिला। इस कारण लास्ट जो थे ओबामा, देखो उसके बाद इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते थे। उनके 2 टर्म, यानी कि उन्होंने 8 साल अमेरिका के वो प्रेसिडेंट रह लिए, उसके बाद उन्हें रिटायर होना ही होना था। इंडिया के अंदर री इलेक्शन का मैं बाद में आपको पॉइंट भी बताऊंगा, पर इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। एक इंसान जितनी बारी मर्जी प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, वो अभी प्रेसिडेंट है, दोबारा से अगली बारी फिर बन सकता है, फिर बन सकता है। तो एक पर्सन बार बार री इलेक्शन में भी तो पार्टिसिपेट कर सकता है। या कई बार ऐसा होता है, कई कोई मिनिस्टर जो होप करते हैं कि मैं किस दिन वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बन जाऊं, तो जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन अनाउंस होते हैं, उन्हें भी होता है कि हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो जाए। तो उन्हें ना रिजाइन करना जरूरी नहीं होता, वो पहले इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन ऑफिसेस को एग्जेम्पशन दी हुई है कि इन्हें रिजाइन करना जरूरी नहीं है। अगर इन्होंने इलेक्शन में खड़े होना है, ये वाले ऑफिसेस को एग्जेम्पशन है कि ये बिना रिजाइन किए, ठीक है, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। क्लियर है? तो डू नॉट नीड टू रिजाइन टू कंटेस्ट इलेक्शंस, ये इनके लिए एक पॉइंट बन जाएगा कि इन्हें रिजाइन डालना जरूरी नहीं है अगर इन्होंने इलेक्शन लड़नी है। क्लियर है? तो ये सारी की सारी चीज यहाँ पे आ गई। अब ये थी इसकी क्वालिफिकेशंस।
अब क्वालिफिकेशन के अलावा कुछ और कंडीशंस जो हैं ऑफिस की, प्रेसिडेंट की, वो भी हम साथ में स्टडी कर लें। देखो प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में एक जनरल प्रिंसिपल, मैं आपको वैसे सारी चीजों के लिए ही बता देता हूँ, ठीक है, तभी मैंने नीचे ये चीज बोल्ड में ही लिख दी, ठीक है, वो फर्स्ट पॉइंट फिर मैं जोड़ भी दूंगा। देखो हमारे इंडिया में एक सिंगल पर्सन कभी भी दो पोस्ट ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब ये जो आपके लेजिस्लेटिव पोस्ट होती हैं और बाकी सारी, मतलब दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में आप एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे आप लोकसभा के मेंबर हो, आप जैसे पार्लियामेंट का ही सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज आप लोकसभा के मेंबर हो और कल आप विश कर रहे हो कि मैं राज्यसभा का मेंबर बन जाऊं, तो अगर आप राज्यसभा का मेंबर बनते हो आपको लोकसभा से रिजाइन करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी लोकसभा की सीट वैसे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, मतलब वो अपने आप शिफ्ट हो जाता है ये। इसके अलावा अगर आपने लेट्स सपोज किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आप एमएलए थे, ठीक है, और आप सेंटर में एमपी बनना चाहते हो, लेट्स सपोज लोकसभा की इलेक्शन लड़ना चाहते हो, आपने रिजाइन नहीं डाला, आपने सोचा मैं एमपी भी बन जाऊं एमएलए भी रह जाऊं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने रिजाइन नहीं किया आपके एमपी की ऑफिस में हर एक एक ही पोजीशन पे एक टाइम पे रह सकते हो। वो सेम चीज यहाँ सारे ऑफिस पे भी अप्लाई होती है, ऐसा नहीं है एक पर्सन प्रेसिडेंट भी रह लेगा प्राइम वाइस प्रेसिडेंट भी रह लेगा, या प्रेसिडेंट भी रह लेगा प्राइम मिनिस्टर भी रह लेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एक पर्सन सिर्फ एक ही ऑफिस होल्ड कर सकता है एक टाइम पे। तो यहाँ पे भी ये चीज है, देखो कई बार ऐसा भी होता है कि सी ये तो मिनिस्टर्स की वो थी जो इलेक्शन, क्योंकि मिनिस्टर एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, पर जो बाकी सारे सी, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने भी हम लोगों को चुनते हैं ना, वो आपके मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में वो सारे के सारे एमपी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर नहीं होता, ठीक है, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर नहीं होता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दो टाइप के हो सकते हैं, कुछ उनमें से सिर्फ अराउंड सारे इंडिया में से टोटल मिला के एमपी तो आपके कुछ अराउंड 800 के करीब होते हैं, इनमें से सिर्फ 60-70 लोग मिनिस्टर बनेंगे जो फाइनली सरकार बनाते हैं, बाकी सारे लोगों को आपके प्राइवेट मेंबर रेफर किया जाता है। ये जो प्राइवेट मेंबर होते हैं इनके पास ना कोई पावर पोवर नहीं होती, ये बस ऐसे, ये सिर्फ कानून बनाने के लिए है, इनका रोज की सरकार चलाना इनका काम नहीं है, सरकार चलाना सब कुछ ही मिनिस्टर्स का काम है। अब ये जो मिनिस्टर्स हैं, अब अगर मैं इनकी बात करूं, ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये मिनिस्टर्स क्योंकि ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज होल्ड कर रहे हैं, होम अफेयर, फाइनेंस, डिफेंस, कॉमर्स, ये सारी, इसलिए ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट चला रहे हैं। ये जो बाकी सारे एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनके पास ऐसा कुछ करेंगे, चीजें बदल सकती हैं उस पूरे मिनिस्ट्री में, यहाँ पे इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ जो आम कानून है उसमें वोट डालते हैं, इंट्रोड्यूस कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, वोट डाल लेंगे, इनके अकेले से कुछ नहीं होता, इस कारण इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता। तो एक पर्सन जब एमपी है, इसलिए एक्सेप्शन में एमपीज नहीं लिखे हुए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए भी नहीं लिखे हुए, क्योंकि स्टेट के अंदर भी सेम चीज है, स्टेट के अंदर भी हर बंदा मिनिस्टर नहीं बनता होता, ठीक है, बाकी सारे प्राइवेट मेंबर रहते हैं, ठीक है, प्राइवेट मेंबर, सिर्फ आपके कुछ लोग ही स्टेट के अंदर भी मिनिस्टर बनते हैं, बाकी सारे के सारे प्राइवेट मेंबर होते हैं, हर स्टेट के अंदर भी इसी तरीके से काम करती है प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये जो चीज है यहाँ पे, इसीलिए हमने एक्सेप्शन में आपके एमएलएज और एमपीज को नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि ये लोग आपके मेंबर होते हुए भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर अगर वो पर्सन प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है, मतलब इलेक्शन तुम बिना रिजाइन किए लड़ सकते हो, अगर तुम एमपी या एमएलए हो, मिनिस्टर नहीं हो, मतलब मिनिस्टर की भी एक्सेप्शन है, ठीक है, मतलब मिनिस्टर भी हो सकते हो, वैसे जनरल प्राइवेट मेंबर के तौर पे एमपी या एमएलए भी हो, और अगर आपने इलेक्शन लड़ लिए, आपको लड़ना अलाउड है बिना रिजाइन किए, तो आप एमपी एमएलए रह सकते हो बिना रिजाइन किए।
उसके बाद अगर आप इलेक्शन जीत गए, फिर आपको हाउस यहाँ तो खुद रिजाइन करना पड़ेगा, जिस भी आप हाउस के मेंबर हो, स्टेट के अंदर हो या लोकसभा राज्यसभा के हो सेंटर में, नहीं तो आपका ऑफिस अपने आप ही वेकेंट हो जाता है। जिस दिन आपने प्रेसिडेंट का ऑफिस ज्वाइन कर लिया ना, उसी दिन आप फिर आप पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रहोगे। ठीक है, एज अ प्राइवेट मेंबर आप उसका हिस्सा नहीं रहोगे। ये बहुत ही क्लियरली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने, बहुत सारे ऐसे रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर किए हुए हैं कि देखो हम नहीं चाहते कोई भी एक पर्सन कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिसयूज कर जाए और वो ये सोच ले कि मेरी तो चल रही है, ठीक है, मैं जितने मर्जी ऑफिस होल्ड कर लूं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन चीजों को बहुत क्लियरली लेके चलता है कि देखो अगर तुम ये करोगे तो ये वाला ऑफिस जाएगा, ये करोगे तो ये वाला ऑफिस जाएगा। ऐसी सारी चीजों में वो बहुत ही क्लियरली चलता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद वही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होगी, उसे और क्या फैसिलिटीज मिलेंगी। आपको ये कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन डिसाइड करता है कि प्रेसिडेंट को कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी बाद में पेंशन मिलेगी, और डियरनेस अलाउंस या कुछ भी हो गया वो कितना मिलेगा। ठीक है, ये सब कुछ डिसाइड करती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, देखो सेंटर की जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट की होगी, वाइस प्रेसिडेंट की होगी, ठीक है, उसके बाद आपके जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स होंगे, और इवन जो लोकसभा राज्यसभा के खुद के एमपी है ना, वो अपनी खुद की जो सैलरीज है, मतलब वो पार्लियामेंट के हिस्सा है, वो अपनी खुद की सैलरीज भी वो ही डिसाइड करते हैं। मतलब पार्लियामेंट ही पास करती है किस इंसान को कितनी सैलरी मिल रही है। तो प्रेसिडेंट को भी कितनी सैलरी, क्या फैसिलिटीज, सब कुछ क्या मिलना है, वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ठीक है, बाकी ये जो सैलरीज और ये सारी चीजें हैं, ये कभी भी उसके डिसएडवांटेज में नहीं हो सकती उसके टर्म में। इसका क्या मतलब है, लेट्स सपोज कोई प्रेसिडेंट है, देखो प्रेसिडेंट के पास पावर है, जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करता कोई भी चीज लागू नहीं होती सेंट्रल गवर्नमेंट। पर प्रेसिडेंट ना अपनी मन मर्जी से काम नहीं करता होता, ये आगे जाके हम आगे चीजें पढ़ेंगे, पर अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं, प्रेसिडेंट अपनी मन मर्जी से काम नहीं करता होता। प्रेसिडेंट हर चीज में सलाह लेता होता है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जिसके हेड होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए हम प्राइम मिनिस्टर को इतना इंपॉर्टेंट ऑफिस मानते हैं, क्योंकि जब तक जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, प्रेसिडेंट वही करता है। ठीक है, पर प्रेसिडेंट के पास एक आधी पावर होती है, वो ये है कि वो साइन करना डिले कर सकता है, टाल सकता है, उन्हें बोल सकता है कि दोबारा रिकंसिडर कर लो, कुछ भी है। अब लेट्स सपोज कोई प्रेसिडेंट है जो सरकार के गलत स्टेप्स जो हैं, जो लोगों के खिलाफ हो सकते हैं, उसे रोकने के लिए ऐसी सारी चीजें करता रहता है। ठीक है, पीपल्स प्रेसिडेंट है, लोगों का साथ देता है सरकार के साथ देने की जगह, और बार बार गवर्नमेंट के किसी भी गलत इनिशिएटिव को रोकता रहता है। ठीक है, अब ये जो सारी की सारी चीजें हैं, इसके कारण लेट्स सपोज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ये लोग बड़े नाराज महसूस करते हैं। अब ये पार्लियामेंट को क्योंकि इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते होते हैं, ये ऐसा नहीं करवा सकते कि एक काम करते हैं कि प्रेसिडेंट की सैलरी, लेट्स सपोज ओरिजिनली, बस एग्जांपल के तौर पे लेट्स सपोज प्रेसिडेंट को 2.5 लाख रुपए पर मंथ मिल रहा था, कि हम पार्लियामेंट के थ्रू एक बिल पास करवा देते हैं कि प्रेसिडेंट की सैलरी सिर्फ 2 रुपए रह जाएगी। ठीक है, फिर उठाए अपना खर्चा, नहीं उठा पाएगा अपने आप हमारे सामने झुक जाएगा, फिर दे देंगे पैसे। ये ऐसी चीज ना हो सके कि कोई भी प्रेसिडेंट को उसकी फैसिलिटीज, उसके सैलरी, ऐसी चीजों वह ब्लैकमेल ना कर सके। इसका है कि एक बार जो पर्सन प्रेसिडेंट के ऑफिस में बैठ गया, उस टाइम पे जितनी सैलरी है, लेट्स सपोज जब प्रेसिडेंट ने ज्वाइन किया उसकी सैलरी थी 2.5 लाख रुपए महीना। अब इसके बाद आप सैलरी बढ़ा तो सकते हो प्रेसिडेंट की, पर 2.5 लाख से नीचे नहीं कर सकते। ठीक है, कभी भी उसके डिसएडवांटेज में नहीं हो सकती फैसिलिटीज। ठीक है, ये सारी सैलरी अलाउंस ये कुछ भी उसके डिसएडवांटेज में आप नहीं लेके जा सकते उसके टेन्योर के टाइम। ठीक है, क्लियर है, तो इस तरीके से
तो ये सारी की सारी चीज इस तरीके से। अब हम्म, हम्म, तो ये सारी की सारी कंडीशंस थी आपकी ऑफिस की। अब किसी पर्सन को इलेक्शन में खड़े होना है, देखो पहले जब इंडिपेंडेंस के बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था ना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो सकता था। ठीक है, मतलब अभी भी खड़े होने को कोई भी खड़ा हो सकता है, पर उस टाइम खड़े होने का मतलब है कि बहुत सारे नॉन सीरियस कैंडिडेट के, लेट्स मैं 35 साल का हूं, मेरा मन किया कि चलो यार कोई बात नहीं, जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में जाते हैं, हम भी पर्चा फाइल कराते हैं, क्या जाता है, क्या पता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाए। पर इसके कारण क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन का, हाउस का, अब जितने नाम होंगे उतना इलेक्शन में टाइम भी तो वेस्ट होगा, और ऐसे लोगों का जो सीरियस ही नहीं है उस इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो इस कारण एक नॉमिनेशन का सिस्टम क्रिएट किया गया कि कौन सा पर्सन आपका इलेक्शन लड़ सकता है उस चीज के लिए, नॉमिनेशन से पहले। पर अब मैं आपको पहले सिस्टम ऑफ इलेक्शन और फिर कौन इलेक्शन नॉमिनेशन की तरफ आऊंगा। ठीक है, देखो सिस्टम ऑफ इलेक्शन की बात करें, देखो इंडिया के अंदर, ये मैंने आपको एनसीईआरटी के टाइम पे भी बताया था, इंडिया के अंदर आपके जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद आपके राज्यसभा, ठीक है, और स्टेट के अंदर, स्टेट कई स्टेट्स के अंदर, सबके अंदर नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जितने भी आपके ऑफिसेज हैं, ये सारे ऑफिसेज के अंदर आपके इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। ये डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते, ये सारे ऑफिसेज में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई भी पर्सन डायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शंस का क्या मतलब है, दूसरे साइड से समझाता हूँ। देखो हमारे यहाँ पे मतलब एक्चुअली जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं वो या तो आपके लोकसभा के रह गए सेंटर में, और स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन रह गए। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है जिन्हें हम पीपल ऑफ इंडिया, जो भी 18 साल से ऊपर है, क्योंकि इंडिया के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जिस भी पर्सन को सरकार लीगल एज के ऊपर मानती है, ठीक है, लीगल एज इंडिया में वोट डालने की 18 साल है, 18 साल से ऊपर जो भी इंडियन है वो अपने आप एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए। हम अपने उम्मीदवार चुनते हैं, पूरा का पूरा इंडिया, पूरे पूरे लेट्स वो लोकसभा के इलेक्शन है, पूरे पूरे इंडिया के अंदर आपके इलेक्शन अनाउंस होते हैं। हर स्टेट के अंदर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट आपके खड़े होते हैं। आप वो जो भी आपका वोटिंग डे होता है उस दिन आप वहां पे जो जाते हो पोलिंग बूथ पे, वहां पे जाके ईवीएम मशीन के ऊपर जो भी आपने नाम चूज करना होता है उसके सामने का आप बटन दबाए आते हो, जिसे सबसे ज्यादा वोटें मिलती हैं वो आपका वो इलेक्शन जीत जाता है। तो लोग डायरेक्टली चुनते हैं कि उनके वहां से कौन जीतेगा। ठीक है, इसे कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस। ऐसे ही इंडिया के अंदर कुछ इलेक्शंस हैं जो जहां पे आप और मैं, हम सिटीजन ऑफ इंडिया, हम नहीं पार्टिसिपेट करते, पर यहाँ पे होता क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे ऑफिसेस में होता क्या है, यहाँ पे हम नहीं पार्टिसिपेट करते। देखो हमने चुना स्टेट लेवल पे एमएलए को, ठीक है, जो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, ये हमारे स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, हमारे ही हमें रिप्रेजेंट ही तो कर रहे हैं, हमारे बिहाफ पे ये सरकार को हमारी बात पहुंचा रहे हैं ना। ठीक है, तो ये हमारे स्टेट के अंदर रिप्रेजेंटेटिव हो गए। लोकसभा के इलेक्शन हुए तो हमने अपने अपनी जगह से अपने एमपी चुन लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो गए। तो ये जो आपके
एमपीज और एमएलएज होते हैं जब ये आगे किसी ऑफिस को चुनते हैं। हम यहाँ नीचे रह गए ना, हम पीपल ऑफ इंडिया एक लेवल नीचे रह गए, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने, हमारे बीच में एक और लेवल आ गया, उस लेवल ने आगे एक लेवल चुना। इस चीज को आपके रेफर करते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, जहां पे इन्हें चुना था या जो हमारे उम्मीदवार थे और रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो आगे उस ऑफिस को चुन रहे हैं, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस भी इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शंस के तौर पे ही अक्कर होते हैं। इस सारी चीज को अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होते हैं। ठीक है, तो जो सिस्टम फॉलो होता है इलेक्शंस का वो है आपका, हाँ देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कंडक्ट होते हैं। ठीक है, ये एक सीक्रेट बैलेट के इलेक्शन होते हैं। सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या होता है कि देखो जितने भी लोग वोट डाल रहे हैं ना, उनमें आपस में पता नहीं होता किसने किसको वोट डाली है। जैसे हम भी जब ईवीएम में बटन दबा के आते हैं, किसी को नहीं पता होता आपने किसे वोट डाली है। वो वहां पे एक सीक्रेट बैलेट के तौर पे ही रह जाता है, वहां पे किसी को नहीं पता इस पर्सन ने किसे डाली है। तो ये हमेशा सीक्रेट, गुप्त बना रहता है कि किस तरीके से किस पर्सन को आप वोट डाल रहे हो। तो आप बाहर किसी और का नाम बोल रहे हो सकते हो, अंदर आपने किसी और को वोट डाली, किसी को नहीं पता चलेगा कि आप कब बदल गए। अब यहाँ पे जो इलेक्शन में सिस्टम फॉलो होता है वो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस का सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये कैसे काम करता है, इस चीज के बारे बात करते हैं। देखो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये जो सिस्टम है पहले तो याद रखना है, इनडायरेक्ट इलेक्शन इंडिया में जितने भी हम पढ़ेंगे ना, हर जगह यही सिस्टम का नाम है। तो कहीं पे भी आ जाए यही आपका सिस्टम पड़ेगा, इसी तरीके से ये पूरा का पूरा यही आपको नाम याद रखना है। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये काम कैसे करता है, ये एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ा था, यहाँ पे मैं आपको और दोबारा से एक बार समझा दूं। देखो, ये जो पूरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट है, इसमें क्या होता है कि जितने भी कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट करना है उन सबकी लिस्ट बनती है। ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस में ना ईवीएम मशीन्स नहीं यूज होती, इनकी लिस्ट बनती है। ठीक है, लेट्स सपोज 3 कैंडिडेट्स खड़े हो गए, ए, बी और सी। ये लिस्ट जितने भी लोगों ने वोट डालनी है ये लिस्ट उन्हें दे दी जाती है। ठीक है, जो भी मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालेंगे वो अभी नीचे जाके बताऊंगा, उन सबको ये लिस्ट दी जाती है, एक सेम डे बुलाया जाता है सबको। ठीक है, और सबको ये लिस्ट पकड़ाई जाती है। यहाँ पे ना देखो, जब हम ईवीएम में, अब ईवीएम और इसमें फर्क क्या है, ईवीएम के आगे बटन है, ईवीएम के बटन में क्या है कि आपने जिस भी कैंडिडेट को चुनना था आपने उस कैंडिडेट को उसके आगे का बटन दबा दिया और वो जीत गया। मतलब अगर उसे सबसे ज्यादा वोटें मिल गई वो जीत जाएगा। ठीक है, पर लेट्स सपोज यहाँ पे आपने जो कैंडिडेट थे, लेट्स सपोज ए बी सी डी ई, आपके ये 5 कैंडिडेट्स आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े हुए थे, आपने ना डी को वोट डाल ली थी, पर आपके मन में था कि यार अगर डी नहीं जीत रहा ना तो बी जीत जाए, बी भी अच्छा है। ठीक है, किसी भी हालत में ये ए ना जीते। ठीक है, पर हो क्या रहा है, आपकी सेकंड चॉइस कोई पूछ थोड़ी रहा है, आप तो सिर्फ एक ही बटन दबा सकते हो। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, लेट्स वो ए बहुत ही ज्यादा दिमागी आदमी था, उसने सारा दिमाग दिमाग लगा के अपना बैंक इस तरीके से बना लिया कि अगर लोग बी डी इन सबको वोट डालें, मैंने सिर्फ अपने वोट बैंक पे कंसंट्रेट करना है, मेरे सारे लोग आके मुझे वोट बैंक देंगे, बाकियों के तो बट गए ना आपस में। अगर मुझे सारे के सारे लोग वोट दे गए, मुझे अपने आप ही सबसे ज्यादा वोटें मिल जाएंगी और मैं जीत जाऊंगा। और ऐसा हो जाता है, लेट्स सपोज ए जीत गया, उससे सबसे ज्यादा वोटें मिल गई। अब बाद में आपने डी को वोट डाली, आप देख रहे हो कि जो बी कैंडिडेट था ना,
बी कैंडिडेट कोई ज्यादा मार्जिन से नहीं हारा, लेट्स सपोज सिर्फ 5 वोटों से हारा, ठीक है, ए और बी की वोटों में सिर्फ 5 वोटों का फर्क था। अब तब आपके मन में रहेगा कि यार मैंने डी को वोट क्यों डाली, मैं बी को वोट डाल देता, बी जीत जाता। पर फिर से पूछ कौन रहा है? हमने डायरेक्ट इलेक्शंस का सिस्टम बहुत सिंपल रखा है ताकि कोई भी पर्सन, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे नहीं है, उसे समझ आ जाए कि बस जो मेरा पसंद का कैंडिडेट है उसे जाके मैंने बटन दबा दिया, वो जीत जाएगा। पर ये जो सिंपल सिस्टम है इसके अपने ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक सबसे बड़ा यही है कि यहाँ पे कैंडिडेट ये मेक श्योर नहीं कर पाता कि क्या, मतलब जिसे आप चुन रहे हो, कि हम अपनी मल्टीपल चॉइस नहीं बता सकते कि मैं चाहता हूँ सबसे बेस्ट ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये, मैं ये सब कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इस इश्यू को सॉल्व करता है। यहाँ पे ऐसे स्लिप दी जाती हैं जहां पे इन सारे चुनने वालों को बोला जाता है कि यहाँ पे आप अपनी चॉइस लिखो। किस तरीके की चॉइस? कि आपका सबसे पसंदीदा कैंडिडेट क्या है, उसके आगे 1 डाल देना, उससे कम पसंद कौन है, उससे पसंद कौन है, सबको एक रैंक दे दो। ऐसे जितने भी आपके चुनने वाले लोग थे सबको ऐसी पर्ची मिली होगी, सबने अपने अपने किसी को 1 2 3 अलग अलग रैंक दे दिए होंगे। अब ये सबकी पर्चियां फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इकट्ठा करता है और फिर काउंटिंग शुरू होती है। काउंटिंग का क्या मतलब है? अब यहाँ पे कितने लोगों ने किसे किस रैंक पे रखा, हर रैंक को एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है। लेट्स सपोज बी 1 है, उसे 10 पॉइंट दे दिए। 2 वाले को जहां जहां 2 होगा किसी भी लेवल पे उसे 8 दे दिए और इसे 5 दे दिए। ऐसे ही हर जगह कोई ना कोई, किसी को किसी जगह पे ए को 10 मिल रहे होंगे, दूसरे को 5 मिल रहे होंगे, किसी को ठीक है 8 मिल रहे होंगे, क्योंकि यही सारे नंबर है। इस तरीके से अलग अलग बटे होंगे। अब पहली राउंड की काउंटिंग होती है। पहली राउंड की काउंटिंग बाद लेट्स सपोज सबसे कम नंबर आपका, जो आपने जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया था बी कैंडिडेट, इसे सबसे कम नंबर मिले। तीनों की टोटल हुआ सारी पर्चियों में से, उसमें से बी को सबसे कम नंबर मिले। तो होता क्या है, पहले राउंड के एंड में बी एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट कर दिया गया। ठीक है, अब बी एलिमिनेट हो गया तो अब सिर्फ इलेक्शन में 2 कैंडिडेट रह गए हैं, आपके ए और सी। अब देखो आपकी पर्ची में अब प्रॉब्लम क्या है, अब ये आता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाली साइड। अब आपकी पर्ची में प्रॉब्लम क्या है कि 1 नंबर तो है ही नहीं, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस तो गायब ही होगी। तो नंबर थोड़े थोड़े ऊपर मूव कर जाते हैं। जो आपका 2 था वो आपका 1 बन जाता है। ठीक है, उसके पॉइंट भी चेंज हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। जो आपका 3 था वो आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पॉइंट 8 बन जाएंगे। इस तरीके से नंबर आपके इंक्रीज हो गए। अब जब आपके नंबर इंक्रीज हो गए तो इससे क्या होगा, हर बंदे के ऐसे ही जब बी एलिमिनेट हुआ, बी को जिसने जितने नंबर दिए थे वो गायब हो गया। तो अगर लेट्स सो किसी को सेकंड प्रेफरेंस था, ठीक है, जो थर्ड वाला था वो सेकंड बन जाएगा, किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस था, मतलब वो ऊपर ऊपर आ जाएंगे नंबर। इसके बाद फिर से टोटल होगा। अब टोटल के बाद जिस कैंडिडेट को लास्ट में लेट्स सपोज सबसे ज्यादा लोगों ने चुना, लेट्स सपोज ए, वो पर्सन फाइनली जीतेगा। सी, इस सिस्टम में प्रॉब्लम कहाँ नहीं आती, क्योंकि अगर किसी को जो कैंडिडेट सबसे कम पसंद है ना, सबसे ज्यादा कम नंबर उसे ही कहीं ना कहीं मिले होंगे, तो वो सारे कैंडिडेट आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। फाइनली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम में वही कैंडिडेट जीतता है जिसे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिली है, चाहे नंबर 1 पे ना मिली हो, नंबर 2 पे मिली हो, पर इससे सबसे ज्यादा प्रेफर लोग कहीं ना कहीं, मतलब मिक्स। अगर मैं किसी को नंबर 1 कह रहा था पर और लोग अगर उसे नंबर 3 पे मान रहे हैं, वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग अगर उसे नंबर 3 पे समझते हैं वो बाहर हो जाएगा। पर जहां पे मैं भी एक कैंडिडेट को नंबर 2 का मान रहा हूँ, बाकी लोग भी नंबर 2 का मान रहे हैं, नंबर 2 8 नंबर जुड़ते जुड़ते वो इतना टोटल बन जाएगा कि वो जीत जाएगा। कुछ लोगों से बाकियों को लेट्स सपोज कुछ लोगों से 3 नंबर, तीसरे नंबर पे नंबर मिले हैं, किसी पे पहले मिले हैं, वो तो अपने आप टोटल करके कम रह जाएंगे। इस कारण ये सिस्टम को ज्यादा बेहतर माना जाता है। पर ये सिस्टम हम आम पॉलिटिक्स में अप्लाई नहीं करते,
क्योंकि इसका सिंपल सिंपल फंडा है कि देखो ये लोगों को समझ नहीं आएगा, और ऐसा नहीं हम चाहते कि फिर लोगों को समझ ना आए कि मैंने तो इसे वोट डाली थी, ये दूसरा बंदा कैसे जीत रहा है, ठीक है? तो लोगों को अगर समझ ना आया, लोगों ने वोट डालनी बंद कर देनी है, वैसे ही लोग वोट कम डालते हैं। इस कारण लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, तो ये सिस्टम सिर्फ इनडायरेक्ट इलेक्शंस में रखा गया है। इस सिस्टम का नाम याद रखना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर। अब इससे आगे बढ़ते हुए, ठीक है, कौन लोग चुनते हैं, क्या फॉर्मूला है, ये अब हमने अगले लेक्चर में ये करना है, और इसके बाद टर्म और ये सारी चीजें, डिस्प्यूट्स, इन सारी चीजों की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो ये था ये वाला लेक्चर।